दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इनकम के जो सोर्सेज हैं, जो इनकम टैक्स एक्ट में बताए गए हैं, वो 5 हैं। उन पांचों की एक सीरीज बना रहे हैं। उनमें से इनकम फ्रॉम सैलरी पर हमने एक बहुत बढ़िया वीडियो बना करके आपको समर्पित कर दिया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर भी हमने एक वीडियो बना करके आपको समर्पित कर दिया है। आपका प्यार मिला, आपके कुछ डाउट हमने क्लियर किए। अब हम लेकर के आए हैं आपके सामने इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। शॉर्ट टर्म में हम बोलते हैं पीजीपीपी। पहला हो गया सैलरी, दूसरा हो गया एचपी जिसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं, तीसरा हो गया पीजीबीपी, चौथा हो गया सीजी जिसको कैपिटल गेन बोलते हैं, और पांचवा हो गया आईयूएस जिसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोलते हैं। तो दोस्तों, इनकम टैक्स में अगर कोई बड़ा और टफेस्ट चैप्टर है इनकम का, तो वो है पीजीबीपी और कैपिटल गेन, जिसके बारे में हम अब जानने वाले हैं। तो पीजीबीपी के लिए हम शुरुआत करते हैं। एक पीजीबीपी का आपको मैं ओवरव्यू दे दूं कि ये जनरली बिजनेसमैन के लिए लागू है, जिसका बिजनेस चल रहा हो या कोई प्रोफेशन कर रहा हो, उसके ऊपर प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन लागू होता है। अब इसमें प्रॉफिट और गेन्स पर टैक्स लगता है या टर्नओवर पर लगता है, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। जैसे अब किसी ने 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स से, क्या हमें उस पर टैक्स देना होता है? नहीं। अगर उस पर टैक्स देना होता तो कोई भी व्यवसायी हमारा पास इनकम टैक्स देने के लिए दिखाई नहीं देता और यहाँ पर काम नहीं करता। टर्नओवर पर आपको टैक्स नहीं देना है, आपको देना है टर्नओवर में से जो आपके खर्चे हैं वो माइनस करना है। खर्चे कौन से अलाउ होते हैं, कौन से नहीं अलाउ होते हैं, वो माइनस करना है। उसके बाद आपको डिडक्शन, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो, और जो जो एप्लीकेबल है वो सब माइनस करने के बाद आपकी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आती है, जिसको प्रॉफिट और गेन्स बोलते हैं, उस पर ही आपको टैक्स देना होता है। तो प्रॉफिट एंड गेन, कैपिटल गेन में भी गेन वर्ड आ रहा है, प्रॉफिट इधर भी गेन वर्ड आता है। गेन का मतलब लाभ से ही होता है। प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ऑडिटेड एक बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, उसमें जो प्रॉफिट आएगा उससे आएगा। अगर कोई प्रोफेशन वगैरह है, रिसीट से वगैरह आ रहा है, तो उसमें गेन हो जाता है। प्रॉफिट एंड गेन ही आपकी इनकम का जरिया है। इसको इनकम टैक्स की धारा 28 और 41 में बताया गया है कि इनकम क्या होती है, चार्जेबल इनकम क्या होती है अंडर द हेड पीजीबीपी। आज उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अपने बारे में बता दूं, मैं राज डिजिटल पार्क का ओनर राजकुमार सक्सेना। राज डिजिटल पार्क का चैनल का नाम है लर्न विथ आरडीपी टैक्स अपडेट, जिस चैनल में हम टैक्स अपडेट की, टैक्स की, जीएसटी की, कंप्लायंसेस की, नोटिस की, डीआरसी की, सभी की बात करते हैं। इनकम के पांचों हेड्स पर एक अच्छा सा वीडियो बना दें जो कि बीकॉम के छात्रों के लिए, एमकॉम के छात्रों के लिए, सीए के छात्रों के लिए, सीएमए के छात्रों के लिए, सीडब्ल्यूए के छात्रों के लिए यूजफुल हो सके, और साथ में हमारे जो टैक्स पेयर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको भी एक बहुमूल्य सूचना और जानकारी मिल सके। इसके लिए वीडियो लेकर के आया हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जिस तरीके के इतने इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेकर के आते हैं आपके पास, उसके आप मिस ना हो जाएं इतनी अच्छी अच्छी जानकारी पाने के लिए। क्योंकि ये जानकारी आपको या तो किताबों में मिलेगी या फिर गूगल पर मिलेगी। गूगल पर ये अपडेट नहीं होती है, कोई पिछले असेसमेंट ईयर का दिखा दिया, कोई 10 साल पहले का दिखा दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के हम वीडियो में लेकर के आते हैं, अपडेट ताज़ा तरीन जानकारी लेकर के आते हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, शॉर्ट में हम पीजीपीपी वर्ड बोलेंगे। तो दोस्तों, हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन पर। तो जैसा कि नाम से ही पता है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। बिजनेस होता क्या है और उससे प्रॉफिट क्या होता है। सबसे पहले तो बिजनेस और प्रोफेशन वर्ड जो आया, तो हमें बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिजनेस और प्रोफेशन समझने के बाद इस पीजीबीपी के चैप्टर में कौन कौन सी सेक्शंस कवर्ड होती हैं, उनके बारे में डिटेल्ड जानकारी आपको दूंगा। उसके अलावा इनकम टैक्सेबल अंडर द पीजीबीपी हेड्स, इस हेड्स के अंतर्गत कौन सी इनकम चार्जेबल है, कौन सी इनकम चार्जेबल नहीं है टैक्स के लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हम जानने वाले हैं। बिजनेस क्या है? बिजनेस को सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया? बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। सिंपल भाषा में बता दें कि बिजनेस वो है जिसमें हम ट्रेड को इंक्लूड करते हैं, कॉमर्स को इंक्लूड करते हैं, मैन्युफैक्चर को इंक्लूड करते हैं, और कोई एडवेंचर है या कोई कंसर्न है जो जिसका नेचर
ट्रेड या कॉमर्स या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो उसको बिजनेस बोलते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा दी हुई है बिजनेस में, हमें ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग को याद रखना है। फिर दूसरा है प्रोफेशन, इसको सेक्शन 236 में, सब सेक्शन 36 सेक्शन 2 में समझाया गया है। क्या है? प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन, जैसे एडवोकेशन होता है, प्रोफेशन जिसमें प्योरली इंटेलेक्चुअल स्किल और माउंट स्किल ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेशल लर्निंग एंड क्वालिफिकेशन गैदर्ड थ्रू पोस्ट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सब प्रोफेशनल होते हैं। तो इसमें प्रोफेशनल में आपको क्या वर्ड याद रखना है, इसमें क्या इंक्लूड होता है? वोकेशन इंक्लूड होता है और प्रोफेशन इंक्लूड होता है, जिसमें इंटेलेक्चुअल स्किल होनी जरूरी है जो उसने किसी ट्रेनिंग से या कोई कोर्स करके गेन की हो। सेक्शंस यूज्ड इन पीजीबी, पीजीबीपी में कौन कौन सी सेक्शन को इस्तेमाल किया गया है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें, जब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन पर चर्चा करें उसके पहले कुछ चीजें हमारे माइंड में रहनी चाहिए। आउट ऑफ 5 जो सोर्सेज हैं इनकम टैक्स के, उसमें से एक इंपॉर्टेंट हेड है इनकम का, पीजीबीपी। जब हम इस हेड को पढ़ने जाएं, 2 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है अपने माइंड में कि आप एक बिजनेसमैन हो। अगर आप बिजनेसमैन या प्रोफेशनल मान करके अपने आप को इसको स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, आपको क्या अपने माइंड में रखना है कि आप या तो बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल हो। उसके अलावा आपको अपने माइंड में अपने बिजनेस की, अपने प्रोफेशन की प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड गेन या रिसीट और पेमेंट को ध्यान में रखना है, अकाउंटिंग को ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड गेन पर टैक्स लगता है, सेल्स पर टैक्स नहीं लगता है। तो अब सेक्शन 28 और 41 में आपको इनकम के बारे में बताया गया है। पीजीबीपी के अंतर्गत जो सेक्शन आती है, और उसमें से 28 और 41 में इनकम कवर होती है और आपके 30 से 37 तक में एक्सपेंसेस कवर होते हैं। तो इनकम में से जब एक्सपेंसेस माइनस हो जाता है तो प्रॉफिट निकलता है, वो प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स होता है। सीधा सा कंसेप्ट है। क्या याद रखना है दोस्तों पीजीबीपी में? पहली चीज तो ये कि आप एक बिजनेसमैन हो या एक प्रोफेशनल हो। दूसरी चीज, आपको बिजनेसमैन होने के नाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने दिमाग में रखना है, या प्रोफेशनल में अपनी रिसीट, ग्रॉस रिसीट्स और पेमेंट्स, आपको एक्सपेंसेस ध्यान में रखने हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो 28 और 41 सेक्शन में आपको इनकम के बारे में बताया गया है। 30 से 47 सेक्शन में आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो क्रेडिट साइड में क्या आता है? सेल्स आता है। सेल्स से आपको जो खर्चा घटाने के बाद जो बचता है वो प्रॉफिट आपका टैक्सेबल होता है। ये आपको बताया गया कहाँ कहाँ से इनकम आपकी हो सकती है। तो सेक्शन 28 और 47 में 41 में बताया गया है। 30 से 37 सेक्शन में आपको खर्चे के बारे में बताया गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आते हैं। तो अब इतनी सी बात समझाने के लिए मैंने आपको इतना डिटेल में बता दिया। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सेक्शन पीजीबीपी को पढ़ते समय आपको क्या याद रखना है, दैट इज नंबर 1, और क्या आपको सोच करके रखना है अपने माइंड में। अब हम सेक्शन वाइज कौन कौन सी सेक्शन कवर्ड होती है इसमें वो आपको बताएंगे। सेक्शन 1, एनी प्रॉफिट और एनी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम चार्जेबल अंडर द पीजीबीपी, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कौन कौन सी सेक्शन अंडर द हेड पीजीबीपी एप्लीकेबल है। सो 28 ऑफ सेक्शन 1 प्रोविजन में जनरल क्लॉज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में बताया गया है। सेक्शन 213 में बिजनेस की मीनिंग बताई गई है। सेक्शन 236 में प्रोफेशन बताया गया है। 28 सेकंड में मैनेजमेंट कंपेंसेशन के बारे में बताया गया है। और 28 थर्ड बी और थर्ड सी में एक्सपोर्ट इंसेंटिव के बारे में बताया गया है। ब्रीफ में अगर मैं बताऊं तो आपको मेनली यहाँ पे जानने की जरूरत है वो है बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और कौन कौन सी इनकम चार्जेबल होती हैं। तो अभी बिजनेस से जो इनकम होगी वो चार्जेबल है, प्रोफेशन से जो इनकम चार्जेबल होगी वो प्रोफेशनल है। और जनरल क्लास में सीधा बताया गया बिजनेस और प्रोफेशन में जो भी आपका प्रॉफिट और गेन होता है वो इनकम टैक्स को अट्रैक्ट करता है, दैट इज चार्जेबल टू द टैक्स। अब मैनेजमेंट कंपेंसेशन भी यहाँ पर चार्जेबल है, उससे भी इनकम आपकी शुरू हो रही है। अगला है एक्सपोर्ट इंसेंटिव। एक्सपोर्ट में अगर आपको कोई इंसेंटिव मिल रहा है तो वो भी आपका चार्जेबल टू टैक्स है। उसके बाद है एनी बेनिफिट्स, फैसिलिटीज और परक्यूजिट्स इन बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन में अगर आपको कोई परक्यूजिट्स मिल रहा है, कोई फैसिलिटी मिल रही है, कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो चार्जेबल हो जाएगा। उसके बाद आता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत सारी कंपनियां अपने कीमैन की पॉलिसी करवाती है जिसको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। उससे जो पैसा मिलता है वो आपका इस सेक्शन में 28 सेक्शन में चार्जेबल टू टैक्स होता है। इसी कंटिन्यूएशन में हम अपनी स्लाइड पर आ गए हैं। बैलेंसिंग चार्ज ऑन सेल ऑफ SLM एसेट्स, ये सेक्शन 41(2) में बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सेक्शन 28 और सेक्शन 41 में ही इनकम के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 28 की जो इनकम थी वो हमने आपको बता दिया है। सेक्शन 41 की जो इनकम है SLM एसेट्स के सेल पर आपको जो लाभ मिल रहा है वो आपका
पीजीबीपी के अंतर्गत टैक्सेबल है। अब आप कहोगे एसएलएम क्या होता है? एसएलएम एसेट्स वो होते हैं जिनका स्ट्रेट लाइन मेथड से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो। अब हर समय रिटन डाउन वैल्यू से ही आपका डेप्रिसिएशन आने लगा है, लेकिन कुछ कंपनियों में अभी भी एसएलएम एसेट्स पर ही डेप्रिसिएशन लगता है। तो उनकी बैलेंसिंग चार्ज करने से सेल से जो आता है वो आपका सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 में चार्जेबल टू टैक्स है। फिर उसके बाद सेक्शन 41 सबसेक्शन 3 रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं दोस्तों? 6 महीने तक आपने इंतजार किया, नहीं आए, साल भर इंतजार किया, नहीं रिकवरी हुई। डेटर्स क्या होते हैं? पहले तो आपको ये जानना है। डेटर्स होते हैं जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, हमारे क्लाइंट से जो हमें पैसे लेने होते हैं हमारी सेवाएं या हमारा माल बेचने के बदले में। तो अब उन्होंने आपका पैसा नहीं दिया एक निश्चित समय के बाद, तो हमने क्या किया? उनको बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया। अब बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया तो उसकी तो आपने छूट ले ही ली अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट डिक्लेयर करके। लेकिन अगर फ्यूचर में वो रिकवर हो जाता है, बंदा आता है, यार आपका पैसा मार करके मैं चैन से नहीं रह पाया हूँ, ये लो भैया अपना पैसा और मुझे माफ करो, वो रिकवरी ऑफ बैड डेट्स हो गई। उस रिकवरी ऑफ बैड डेट्स पर भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आपने इस पर पहले ही छूट ले ली थी। अब सेक्शन 30 क्या बोलती है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिल्डिंग टू बी यूज और यूज्ड इन बिजनेस बाय एसएससी ओनर। ठीक है ना? फिर सेक्शन 31 क्या बोलती है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी टू बी यूज इन बिजनेस बाय एसएससी। कोई भी बिल्डिंग है जिस पर आप रेवेन्यू इनकर्ड कर रहे हो और कोई भी रेवेन्यू है जिस पर आप प्लांट एंड मशीनरी पर कर रहे हो, सेक्शन 32 आपको जो बताती है डेप्रिसिएशन के बारे में, सेक्शन 32(1) सेकंड ए बताती है एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में। अभी हम डेप्रिसिएशन के बारे में भी बताएंगे। डेप्रिसिएशन क्या है? कोई भी एसेट्स अब जो आप यूज कर रहे हो, कंपनी में कार यूज कर रहे हो, मशीनरी यूज कर रहे हो, क्या इस पर यूज करने से कोई इसमें इसकी वैल्यू में कमी नहीं आती है? आप कार लेने जाते हो, नई शोरूम से बाहर निकलती तो उसकी वैल्यू आधी हो जाती है। इसी तरीके से आपने कोई मशीनरी खरीदी, अपने प्लांट में लगा दी और उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें घिसाव आता है जिसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसका बेनिफिट भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलता है। तो इसको घटाने के बाद जो आपको बचता है वो कहलाता है गेन और प्रॉफिट। तो कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन भी होता है, कुछ संपत्तियों पर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी होता है। इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी करेंगे। ठीक है ना? अभी आपको केवल इतना समझना, डेप्रिसिएशन के अलावा कुछ एसेट्स पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में हम इसके बाद वाली स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं। चलते हैं 38(2) पर, सेक्शन 38 सब सेक्शन 2, जिसमें असेसिंग ऑफिसर के बारे में बताया गया है, उनके पावर को डिटरमाइन किया गया है। उसके बाद सेक्शन 43(6) में कंप्यूटेशन ऑफ रिटन डाउन वैल्यू, डब्ल्यूडीवी को बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू, जिसमें आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। उसके ग्रॉस ब्लॉक में से आपको जो डेप्रिसिएशन घटा है उसको माइनस कर देते हैं, तो जो बच के आता है उसको डब्ल्यूडीवी बोलते हैं। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं सेक्शन 43(6) में बताया गया है। फिर सेक्शन 43(1) में क्या बताया गया? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट एसेट्स, एसेट्स की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, क्या ऐड होता है, क्या माइनस होता है, वो इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 35 में डोनेशन ऑफ अप्रूव्ड रिसर्च इन्फ्लुएशन इंस्टीट्यूशन बताया गया है। सेक्शन 35(2)(ab) में इन हाउस रिसर्च एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया है। सेक्शन 35(ad) में स्पेसिफाइड बिजनेस वीआईपी बिजनेस के बारे में बताया गया है। सेक्शन 35(cca) डोनेशन टू नेशनल फंड और सेक्शन 35(ccc) में एक्सपेंसेस ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। सेक्शन 35(ccd) में एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। और कौन कौन सी सेक्शन यहाँ पे कवर्ड है? सेक्शन 35D में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में बताया गया है। 35DD में एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एमलगमेशन एंड डिमर्जर। 37DD में वीआरएस कंपेंसेशन के बारे में बताया गया। 37(1) में जनरल डिडक्शन के बारे में बताया गया। 37(2)B में एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एनी टाइप ऑफ पब्लिकेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताया गया है। सेक्शन 38(2) में ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बेस्ट एसेट्स इन प्रोपोर्शन टू पर्सनल यूज डिटरमाइंड बाय एओ। सेक्शन 43(6) में कंप्यूटेशन ऑफ डब्ल्यूडीवी बताया गया है। सेक्शन 41 में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स बताई गई है। सेक्शन 35 डोनेशन ऑफ अप्रूव्ड रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन बताया गया है। फिर उसके बाद 35DD में एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एमलगमेशन एंड डिमर्जर। 35DD में वीआरएस कंपेंसेशन पेड टू एम्प्लॉय। 37 में जनरल डिडक्शन। 37(2) में एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एनी टाइप ऑफ पब्लिकेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये इतनी सेक्शन है, केवल मैं अभी उनकी हेडिंग बता रहा हूँ, इनका हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर एक एक चीज अभी मैं बताने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी केवल सेक्शन के बारे में कि पीजीबीपी में कौन कौन सी सेक्शन कवर्ड है, किस सेक्शन में क्या बताया गया है। जो इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा केवल पढ़ के बता देता हूँ। बने रहिएगा हमारे साथ। ये पीजीबीपी का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही रोचक है, क्योंकि आप जब पीजीबीपी कोई बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल बन जाते हो, उसके बाद आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको, या आप सीए के पास भाग करके जाओगे, मैं यहाँ फंस गया, मैं वहाँ फंस गया, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वही जानकारी लाने के लिए हमने वीडियो बनाया है। तो सेक्शन 40(3) क्या बोलती है? कैश पेमेंट मेड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन 10,000 एज ए सिंगल पर्सन फॉर अ सिंगल बिल। सेक्शन 40(3)(a) क्या बताती है? कैश रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस प्रीवियसली क्लेम्ड 10,000। सेक्शन 40(a)(7) एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी एक्ट
के बारे में बताती है। और सेक्शन 40A(9) एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। सेक्शन 40AA क्या है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। सेक्शन 44AB क्या है, टैक्स ऑडिट के बारे में बताती है। और सेक्शन 44AD 44AE बहुत सारे सेक्शन हैं जो प्रिजम्पटिव बेसिस पर आते हैं, उसके बारे में हम सेपरेट चर्चा करेंगे। अब हम चलते हैं सेक्शन 28 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या बोलती है। सेक्शन 28 सब सेक्शन 1 प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में डिस्कशन में क्या है, दिस इंक्लूड्स द प्रॉफिट एंड गेन्स डिराइव्ड फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट बाय द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अगर किसी एसएससी के द्वारा कोई बिजनेस और प्रोफेशन प्रीवियस ईयर के किसी भी समय में अगर वो चलाया जा रहा था तो उससे होने वाले प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब कैरिंग आउट ऑन प्रीवियस ईयर, थ्रू आउट प्रीवियस ईयर वर्ड नहीं बोला गया है। अगर प्रीवियस ईयर में आपने प्रीवियस ईयर शुरू होती है आपकी 1 अप्रैल से और 31 मार्च को खत्म होती है, आपने 30 जून से शुरुआत किया, तो किसी भी समय से शुरुआत करिए, वहीं से आपका प्रॉफिट टैक्सेबल होगा, उसके पहले का कोई प्रॉफिट टैक्सेबल नहीं होगा। तो इम्प्लीकेशंस क्या है, इट इज द प्राइमरी इनकम सोर्स अंडर द हेड कवरिंग ऑल इनकम डायरेक्टली रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एक्टिविटीज। तो सेक्शन 28 का मेन पर्पज है कि बिजनेस एक्टिविटी या प्रोफेशन एक्टिविटी से जो भी इनकम आ रही है डायरेक्ट इनकम, वो आपकी चार्जेबल इनकम होगी। अब चलते हैं सेक्शन 28 सब सेक्शन 2 प्रोविजन टू कंपेंसेशन फॉर टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उसमें कोई मॉडिफिकेशन की जाती है या उसमें टर्मिनेशन किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज के अनुसार कुछ कंपेंसेशन मिलती है। मान लीजिए आप किसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर बने हैं, आपको उसकी बिल्डिंग बनानी है, उसकी फैक्ट्री बनानी है, तो आपके जो रेट डिसाइड हुए थे उसके हिसाब से उन्होंने कुछ एडवांस दे दिया, जो टाइम पीरियड थी आपने कमिट किया इन राइटिंग, किसी कारण बस आपकी और आपके एम्प्लॉयर की, आपके कॉन्ट्रैक्टर की आपसे नहीं बनी और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका उसने रिजेक्ट कर दिया किसी भी कारण से हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करने के बाद वो आपको कुछ ना कुछ कंपेंसेशन देगा और आपको कंपेंसेशन मिलेगी लीगली। वो कंपेंसेशन भी सेक्शन 28 सब सेक्शन 2 में आपको टैक्सेबल हो जाएगी। इसका डिस्कशन क्या बोलता है, एनी कंपेंसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फॉर टर्मिनेटिंग और मॉडिफाइंग द टर्म्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द बिजनेस। इसका इम्प्लीकेशन क्या है, दिस इंक्लूड कंपेंसेशन रिसीव्ड फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन और अल्टरेशन ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमारे पास हमने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो कंडीशन रहती तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर देते। अब हमको आप कुछ चेंज करके दे रहे हो, उसके हिसाब से हमें हो सकता है एक्स्ट्रा खर्चे लगे, कुछ एक्स्ट्रा इनकम ना हो, तो उन सब की भरपाई करने के लिए आपको कंपेंसेशन दी जाती है। वो कंपेंसेशन इस सेक्शन के अंतर्गत आपको टैक्सेबल हो जाती है। सेक्शन 28 3 ए में क्या बोला है, इनकम फ्रॉम ट्रेड प्रोफेशन और सिमिलर एसोसिएशन, इनकम derived by a trade profession or similar association from specific service performed by its members. Implication includes fees or charges collected from members for service rendered by the association. Schedule 28 second be non-compete fee, any sum received under an agreement, इसके लिए एक एग्रीमेंट होना जरूरी है, for not carrying out any activity in relation to any business or profession. अगर कोई बोले कि भैया आप अपने बिजनेस से इतना पैसा कमा रहे हो और हमारा बिजनेस ठप हो गया है, आप अपना बिजनेस बंद कर दीजिए, हम आपको ये पैसे देंगे, तो नॉन कंप्लीट आप हमसे कम्पीट मत कीजिए और आप बिजनेस को बंद कर दीजिए, उसके बदले में हमें जो पैसा मिलेगा दैट विल बी द टैक्सेबल टू द टैक्स। फिर आते हैं सेक्शन 28 सेकंड सी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, एनी सम रिसीव्ड अंडर अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस और सच पॉलिसी implication proceeds from key man insurance policies are treated as business income। क्यों ट्रीट होती है, क्योंकि पहले तो आपने उसको खर्चे में ले लिया जो प्रीमियम दिया, अब उससे जो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो उसका प्रोसीड मिला इंश्योरेंस पॉलिसी का, वो तो टैक्सेबल होना ही है, तो इस सेक्शन के अंतर्गत की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाती है। फिर 28 कंटिन्यू चल रही है सेक्शन 28 प्रोविजन 3 में इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट इंसेंटिव के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया एनी प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर ऑफ द ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक DEPB और स्कीम और ऑन द सेल ऑफ एनी ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट DFRC। तो DEPB और DFRC के अंतर्गत अगर आपको कोई इनकम मिल रही है तो आपकी इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट इंसेंटिव में कहलाएगी और वो सेक्शन 28 के अंतर्गत चार्जेबल हो जाएगी। बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट लाइसेंस स्कीम आर टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। सेक्शन 28 सबसेक्शन 4 वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजेट, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट or perquisite whether convertible into money or not arising from the business or profession will be chargeable under section 28। इसी तरीके से इसकी implication क्या है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स और पर्क रिसीव्ड इन कनेक्शन विद द बिजनेस आर इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम। अब आते हैं सेक्शन 28(5) पर इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम ए पार्टनरशिप। अभी तक जो भी हम चर्चा कर रहे थे वो चर्चा कर रहे थे
इंडिविजुअल की और प्रोप्राइटरशिप फर्म की। अब यहाँ पर इसके बाद जो चर्चा कर रहे हैं, अब हम पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है जो कैपिटल उसने लगा रखी है, सैलरी भी मिलती है, बोनस भी मिलता है, कमीशन भी मिलता है, रेमुनरेशन भी मिलता है, रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म। तो अब ये भी इनकम आपकी चार्जेबल हो जाएगी। एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म will be chargeable under the head. Payment received by partner from the partnership firm are treated as their business income. अब सेक्शन 28 में सब सेक्शन 6 बोलती है एनी सम अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी। तो पूरा बोनस और जो भी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको सम एश्योर्ड मिला था वो सब चार्जेबल हो जाएगा। सेक्शन 28 सब सेक्शन 7 एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन केस और काइंड on account of any capital assets other than land or goodwill or financial instrument being demolished, destroyed, discarded or transferred if the whole of the expenditure on such capital assets has been allowed as a deduction under section 35AD. इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। अभी तक हमने आपको बताया पीजीबीपी में पी क्या है, जी क्या है। पी का मतलब प्रॉफिट, जी का मतलब गेन, अगेन पी, बी का मतलब बिजनेस और पी का मतलब प्रोफेशन। सो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इस टॉपिक का मेन मुद्दा है। तो प्रॉफिट कहाँ से होता है, गेन कहाँ से होता है, वो सब हमने सेक्शन 28 और सेक्शन 41 में देखा। उस पर जो चार्जेबल लगता है टैक्स वो हमने आपको बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीजीबीपी के अंतर्गत कौन सी इनकम चार्जेबल नहीं होगी। तो फॉलोइंग इनकम्स थ्रू द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन शैल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड। इस टाइप की कुछ इनकम्स हैं, इवन दो वो प्रॉफिट एंड गेन्स के नेचर की हैं, फिर भी उस पर टैक्स पीजीबीपी के अंतर्गत नहीं लगेगा। तो ऐसी कौन सी इनकम है अभी आपको बताने वाला हूं। इसके पहले आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल गए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकॉन नहीं दबाओगे तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट सर्विसेज नहीं मिल पाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं इनकम कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी के अंतर्गत चार्जेबल नहीं होती। पहली इनकम है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसका चूंकि एक अलग से हेड है जिसमें सेक्शन 22 से 27 के बारे में बताया गया है, वो ऑलरेडी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्सेबल है। एक ही इनकम दो हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकती, इसलिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल नॉट चार्जेबल एज अ इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोई बिल्डर है, एक एग्जाम्पल भी दिया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, उसने एक ही अपार्टमेंट में बहुत सारी यूनिट बना दी है, बिल्डिंग एक ही है, उसमें रहने के लिए बहुत सारी यूनिट बना दी हैं। तो जो यूनिट उसकी बिक गई है वो इनकम फ्रॉम सेल में आ जाएगी, जो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी आ जाएगी। जो यूनिट्स उसने नहीं बेची हैं वो 2 साल के बाद डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाती हैं। अब जो उसका इन्वेंट्री है उसको अगर वो बेच देता है तो उसका क्या होगा, जो इन्वेंट्री उसको बेच देता है तो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने आपको जो एग्जांपल दिया वो ये है कि रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 28 में चार्जेबल नहीं है। द असेसी इज एंगेज इन द बिजनेस और लेटिंग आउट प्रॉपर्टीज ऑन रेंट, सच प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज एन स्टॉक एंड ट्रेड। उस प्रॉपर्टी को स्टॉक एंड ट्रेड के रूप में रहना चाहिए। अगर वो बिकती है तो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हो जाएगा, रेंट पर उठाते हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। आप बात करते हैं डिविडेंड ऑन शेयर्स। जो भी शेयर्स और डिविडेंड आपको मिलते हैं, अधिकतर आप जब किसी बंदे को पोर्टल पर जाओगे इनकम टैक्स के पोर्टल पर, वहाँ पर AIS TIS में आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे को डिविडेंड मिला है या नहीं मिला है। बंदा बताए या ना बताए आप खुद चेक कर सकते हो बीइंग द प्रोफेशनल। तो मेरा यहाँ पर कहना है डिविडेंड ऑन शेयर सेक्शन 28 के अंतर्गत चार्जेबल नहीं होता है, इसको लिया जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। So dividend on shares is taxable under section 56 to provision 1 under the head income from other sources, even though the SSC deals in shares and such shares are held as stock in trade. The provision is not applicable in case of interest on securities held as stock in trade. तो अब जो आपने शेयर खरीदे स्टॉक एंड ट्रेड ही तो हो गया, वो आपके पास पड़े हुए हैं इन्वेंट्री में, उनको सेल करने से अभी हमने ऊपर बताया कोई प्रॉपर्टी बेच देते हैं स्टॉक एंड ट्रेड वाले तो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हो जाता है। लेकिन शेयर के मामले में क्यों नहीं होता है? शेयर के मामले में इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये इसको जो टैक्सेबल होता है, जो डिविडेंड है जो मिलता है वो स्टॉक एंड ट्रेड होने की वजह से ही मिलता है। वो शेयर आपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा, उस पर जो प्रॉफिट हुआ कंपनी को उसमें से डिविडेंड का पोर्शन आपको दिया, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि जो आपके पास स्टॉक्स हैं मार्केट में, आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स दिख रहे हैं या शेयर दिख रहे हैं, अगर वो आपने बेच दिए तो उसकी जो सेल कंसिडरेशन है वो कौन से ऐप में कौन से हेड में चार्जेबल होगी। तो मैं आपको बता दूं वो इन कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हेड में चार्जेबल होगी। लॉन्ग टर्म कब होता है, शॉर्ट टर्म कब होता है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी जब हम कैपिटल गेन का बनाएंगे तो आपको बताएंगे।
अब दो इनकम हमने बता दी, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और डिविडेंड ऑन शेयर्स, ये दोनों पीजीबीपी के अंतर्गत चार्जेबल नहीं होती हैं। तीसरी कौन सी है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी रेसेज एक्सेट्रा। बहुत लोग लॉटरी खेलते हैं, बहुत लोग घोड़ों की रेस लगवाते हैं, बहुत लोग बहुत सारे गेम खेलते हैं जिससे उनको बेनिफिट होता है। ये कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन के अंतर्गत चार्जेबल नहीं है, क्योंकि इनके लिए एक सेपरेट हेड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर चलते हैं चौथी, एग्जम्प्टेड इनकम बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10, 11 और 13A में। 10, 11 और 13A में एग्जम्प्टेड इनकम के बारे में बताया गया है, तो वो चूंकि ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है, इसलिए बिजनेस और प्रोफेशन में वो चार्जेबल नहीं होगी। फिर उसके बाद सम टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स फॉर द पर्पज सेक्शन 28 टू ये शैल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड ई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द रूट परमिट। तो दोस्तों ये हम लंबा चैप्टर होने की वजह से 2-3 प्रेजेंटेशन में बनाएंगे। तो अब मैं अपने इस चैप्टर को बंद करता हूं यहीं पर। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत ध्यान से इस वेबसाइट को, इस वीडियो को सुना। जो मैंने शुरुआत में बताया था उसको जरूर ध्यान रखना है। पीजीबीपी का हेड पढ़ते समय आपको ये मानना है कि आप पी हो या प्रोफेशनल हो या बिजनेसमैन हो, पी हो या बी हो, और कुछ भी हो, प्रॉफिट ऑन गेन्स को भी माइंड में रखना है। बस प्रॉफिट एंड गेन्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं, क्रेडिट साइड में क्या होता है उसके बारे में आज हमने बताया। क्रेडिट साइड में जो आता है वो इनकम साइड होती है, वो डिसाइड होती है सेक्शन 28 और 41 में। और उसके बाद जो डेबिट साइड में आते हैं वो डिसाइड होती है सेक्शन 30 से 37 में। इसके अलावा बहुत सारी इनकम है और एक्सपेंडिचर है, उनके बारे में अलाउेबल, नॉन अलाउेबल, बहुत सारी चीज़ें अभी हम अगले लेसन में उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप हमें अपने फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इस स्लाइड को भी हम पिन कमेंट में इस वीडियो में लगा देंगे। आप वहाँ से स्लाइड को लोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम में पास कर सकते हैं। सो दोस्तों आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई। नमस्ते, जय हिंद।